मैं पंडित मनमोहन झा गामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा और अभी हाल में ही दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जमई साहब ने एडवाइजरी कमेटी में सदस्य मनोनीत उन्होंने किया है। दरअसल उनका फोन आया था कि पंडित जी आप एनसीआर में रहते हो और आपके संपर्क के लोग जो हों उन्हें पार्टी में आप जुड़वाएं, और पार्टी की बेहतरी के लिए उन्होंने जो कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, जितना इस शरीर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मैं सेवा कर सकूं उतना करने का मैं भरसक प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। और आप तमाम साथियों को आज माह रमजान के 5वें रोजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और दुआओं की अपील, दुआओं की दरखास्त है आप तमाम साथियों से कि इस माह रमजान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए दुआ करें। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दुआ करें, क्योंकि उनकी छत्रछाया में रहकर ही हम तमाम साथी लोगों की आवाज बन सकते हैं। और जितना बेहतर, ईमानदार, अच्छा इंसान हमारा और आपका नेता है वो किसी पार्टी में नहीं है। तो साथियों, आज समय 3 बजे चुनाव आयोग आचार संहिता लगाने का काम करेंगे। लोकतंत्र का एक महापर्व की तिथि, तारीख को वो तय करने का काम करेंगे। और इस लोकतंत्र के महापर्व को अपील करूंगा खासकर उन युवाओं से जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। सबसे पहला अपील कि वो अपना वोट बिल्कुल डालें। चुनाव के दिन को छुट्टी का दिन न समझे आप, एंजॉय करने का दिन मत समझे आप। वो दिन पूरे 5 साल के लिए आप अपने देश के भविष्य को किसी नेता के हाथों में देने जा रहे होंगे। कोई गलत फैसला ना ले। बार बार मैं ये कहता हूं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, टीएमसी हो, इन तमाम पार्टियों ने हम हिंदुस्तान के युवाओं का वोट तो लिया, हम हिंदुस्तान के गरीब वर्गों का वोट तो लिया, लेकिन आज भी हमें और आपको इन गरीबी की हालात में जीने के लिए छोड़ दिया। आज देश की आधी से ज्यादा संपत्ति 1% लोगों के हाथों में। आपने सुना होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड एक तरीके से आप मान ले स्ट्रक्चर मनी, यानी कि रंगदारी टैक्स वसूलने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान में है तो ये तमाम पार्टियां हैं जिनका मैंने नाम आपको लिया। सिर्फ हिंदुस्तान में एक पार्टी रह गई है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने
₹1 का भी इलेक्ट्रो बॉन्ड नहीं लेने का काम किया, न ही किसी ने हमें देने का काम किया। 60,000 करोड़ रुपया अकेला भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने वाली वो कंपनियां, जिन कंपनियों का नाम अब तक उजागर नहीं किया गया है, सिर्फ पैसे उजागर किए गए हैं कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले। आखिर वो कंपनियां कांग्रेस को क्यों दे रही थी इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से चंदा? वो टीएमसी को, समाजवादी पार्टी को क्यों दे रही थी चंदा? और भारतीय जनता पार्टी को तो भर भर के देने का काम किया लोगों ने। और ये इलेक्ट्रो बॉन्ड स्वाभाविक है कि पूंजीपतियों ने देने, एक तारीख में, सिर्फ 12 तारीख में कई करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, लेकिन अब तक उन देने वाले दानदाताओं का नाम उजागर नहीं किया गया जिसकी प्रतीक्षा हिंदुस्तान की आवाम कर रही है। तो बड़ा ही विडंबना है। और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रो बॉन्ड मिला है, इस भारतीय जनता पार्टी को मिलने की वजह है ईडी, सीबीआई तंत्र, पुलिस और प्रशासन का तंत्र, जिस तंत्र का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया। कंपनी को, ठेकेदारों को डराया गया, धमकाया गया, ईडी भेजी गई, सीबीआई भेजी गई और उस आधार पर उसे इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला और फिर वो फ्री स्टाइल में अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र है। आज भी गाजियाबाद के अंदर में करोड़ों रुपए के नकली दवाई बरामद होता है, जीवन रक्षक दवाई, जिसे हम गरीब आदमी मेडिसिन की दुकान पर जाकर, मेडिकल की दुकान पर जाकर 10 रुपए देकर उनसे गोली लेते हैं कि एक पैरासीटामोल दे दो, एक शुगर की गोली दे दो, बीपी की गोली दे दो। वो गोली हम तो लेते हैं राहत लेने के लिए, लेकिन वो गोली हमारे जीवन को और नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये लोग किसकी सह पर ये काम करते हैं और यही लोग फिर मोटा चंदा देते हैं। मैं आपको बताऊं, जो पूंजीपति होते हैं उनका वो चंदा दोनों तरफ देते हैं, हारने वाले को भी और जीतने वाले को। जो मुख्य विपक्षी पार्टियां होती हैं उनसे भी उन्हें डर लगता है कि हमारे खिलाफ ये कहीं आंदोलन न कर दे, हमारी कमियों का सवाल न लोकसभा के सदन में उठा दे। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को 60,000 करोड़ देता है तो कांग्रेस को भी 12,000 करोड़ देने का काम यही उद्योगपति लोग करते हैं। टीएमसी को देखो आप, सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा पैसा इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से मिला तो तृणमूल कांग्रेस को मिला। हम और आप कहां रह गए? और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप हैदराबाद में जाएं, छोटे छोटे कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग आपको नजर आएंगे। कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने आकर के आपसे कहा हो कि चंदा दे दो, पार्टी के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद लो। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। बी टीम अगर कोई है तो वो बी टीम है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, ये लोग बी टीम है। बी टीम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आप पूरा डाटा देख सकते हो, खोल के देख सकते हो आप। 1 रुपया भी हराम होगा जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किसी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से देने का काम किया हो। तो मैं हम तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि 3 बजे से लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होगा और उस महापर्व की खुशियां हम सब मनाएंगे और सूझबूझ के साथ हम लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है ईमानदारी की कि ईमानदारी से कौन आपका काम कर सकता है।
जाति के एंगल से राजनीति को मत देखो आप। राजनीति करने वालों की कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान होता है। जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो आपके साथ वही न्याय करेगा। लेकिन हां, जो अभी वर्तमान में हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये संविधान को एक तरफ रखने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका मुंह जो है, मुख से निकला हुआ हर शब्द एक कानून बन जाता है और उस कानून की चक्की में हम तमाम हिंदुस्तान के गरीब लोग पिसने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उतनी ही दोषी मैं कांग्रेस को भी मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार हो, हिंदुस्तान का नौजवान गरीब हो और चंद लोगों के हाथों में हिंदुस्तान की संपत्ति हो, प्राइवेटीकरण हो, उनके यहां पर जाकर के वो हम हिंदुस्तानी गुलामी करने का काम करें और इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं हो कि सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर आवाज उठा सकें। देखो आप 2014 से लेकर अब तक कितनी ऐसे निर्णय इस सरकार ने लिए, जिस सरकार की उस निर्णय से हम हिंदुस्तानी दो चार हुए, संघर्ष करना पड़ा हम सभी को जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स का मामला हो, चाहे वो आपको लॉकडाउन का मामला हो, हर जगह अगर सफर किसी ने किया तो वो हम आम हिंदुस्तानियों ने करने का काम किया। नोटबंदी के वक्त धन्ना सेठों का नोट उनके घरों पर जाकर बैंक का मैनेजर बदलने का काम करता था और हम गरीब अपने 2000 के नोट को बदलने के लिए सुबह 4 बजे से बैंक की लाइनों में खड़े होते थे। वो कड़ाके की ठंड याद करो आप, उस कड़ाके की ठंड में अपनी दिहाड़ी को छोड़कर, क्योंकि 500 की आप देखो किस तरीके का भाग्य भी खेल खेलता है गरीबों के साथ। एक गरीब कहीं जाकर मजदूरी करता है, पल्लेदारी करता है, किसी सेठ के यहां पे काम करता है, शाम को उसे 500 की दिहाड़ी लेनी होती है, लेकिन उस 500 के एवज में वो मालिक उसे अपना 2000 का नोट देता था कि भैया ये 2000 का नोट है मेरे पास, इसे बदल सको तो बदल लो और बाकी पैसा हमें लाके देना। उस 500 को बदलने के लिए एक दिन फिर उस गरीब को बैंक की लाइन में लगना पड़ता था, जिससे कि दूसरे दिन की दिहाड़ी उसकी टूट जाती थी। तो कितने की दिहाड़ी बनी, यानी कि जो व्यक्ति 30 दिन मजदूरी करता वो मात्र 15 दिन ही कर पाया और सप्ताह में 4 दिन बैंक भी बंद है। तो किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया होगा, इसको महसूस करते हुए आप अपने वोट को डालने का काम करें। जब लॉकडाउन लगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़ेगा, लेकिन अफसोस इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हवाई चप्पल वालों के पांव से चप्पल तक उतारने का काम इस सरकार ने किया लॉकडाउन के वक्त में। और उन भारत निर्माता मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, ऐसा लगता था जैसे कि वो पाकिस्तान से आया हुआ मजदूर है या किसी दूसरे देश का वो व्यक्ति है जो हमारी सीमा में घुसना चाहता है। दिल्ली का मजदूर अब यूपी में घुसना चाह रहा है, यूपी की पुलिस लाठी चटका रही है। यूपी का मजदूर बिहार में घुसना चाह रहा है, वहां लाठी चटकाया जा रहा है। क्वारंटाइन ऐसा रख दिया गया कि एक एक रोटी के लिए लोग मोहताज हो गए। और जब दूसरी बार आया कोरोना, उस वक्त में कुछ भी नहीं था, तो हम हिंदुस्तानियों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। और दूसरी बार जब कोरोना आया था, कोई लॉकडाउन नहीं और सबक गजब का बेब था कोरोना का, लाखों लाख लोग मरे। वही वो प्रयागराज की धरती, वही इलाहाबाद की धरती, वही मां संगम जहां पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, उस तट से लेकर के और बनारस तक लाश ही लाश नजर आते रहे।
सरकार इतना सक्षम भी नहीं हो पाया कि जो जिस धर्म में जन्म लिया होगा उसको उस धर्म से उसका अंतिम संस्कार हो जाए। ऐसी स्थिति बन गई थी। शमशान घाटों को चार दीवारी से घेर दिया गया था क्योंकि लकड़ी नहीं था जलाने के लिए, टायरों से जलाया जा रहा था बॉडी को। ऐसी स्थिति हमारे देश का हो चुका था। लेकिन सफर किसने किया? हम आप आम हिंदुस्तानियों ने सफर किया। मेरे देश के नौजवानों, लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है। आप फिर धर्म की आड़ में ठग जाना, लुट जाना, पिट जाना, फिर बाद में रोना। पेपर जब लीक होता है किसी चीज का, किसी एग्जाम का जब पेपर लीक होता है, उस छात्र से आप पूछो उसका दर्द पूछना है तो उस अभिभावक से पूछो जो अपने बच्चे को अपनी गाढ़ी कमाई से दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। और जब उसे नौकरी करने के लिए फॉर्म भरना होता है तो वो अपने पिताजी के पास जाके कहता है, पिताजी ये फॉर्म भरना है, हमें 2000 रुपया दो, 1500 रुपया दो। 1 लाख लोगों की नौकरी होती है और उस नौकरी में फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख। 1000 से आप जोड़ो अरबों रुपए का स्कैम। अरबों रुपया गरीब जनता के पॉकेट से, छात्रों के पॉकेट से, अभिभावक के पॉकेट से ये सरकार निकालती है, ये माफिया निकाल लेती है। और पेपर वाले दिन उसको पेपर लीक करके परीक्षा कैंसिल करने का काम करता है। वो अरबों रुपया भी सरकार के पास आ गया। आप सोचो ना कि किस तरीके का स्कैम है कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। गुरुग्राम में फार्म हाउस में 400 अभ्यर्थियों को बैठा करके परीक्षा दिलाया जा रहा है। 2 दिन पहले 18 को एग्जाम है तो 16 को उसका पेपर हो जाता है। वो सारा भंडा अब फूट रहा है। तो ये कितना बड़ा तालमेल है देश के नौजवानों से, देश के भविष्य से खिलवाड़ करने का। ये सोचना होगा और ये सोच करके हमें और आपको, देखो भैया, मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी तभी अच्छा लगेगा जब हम हिंदुस्तानियों के चेहरे पे चमक होगी। ये धर्मस्थल तभी आबाद होगा जब नौजवानों के पॉकेट में पैसे होंगे। वो तनख्वाह जब उठाएंगे तो चढ़ावा चढ़ाएंगे, चादर वो चढ़ाने जाएंगे। तो मेरे देश के नौजवानों, इन बेईमानियों से, इन भ्रष्टाचारियों से बचो और नेक दिल इंसान, सच्चा इंसान, जिन पे दौलत की कमी नहीं है, वो सिर्फ आपको मजबूत करना चाहते हैं। आपको बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट्स आपको दिलाना चाहते हैं। उस अंतिम पैदान पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना, यह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रिंसिपल है। और ये हम तभी आपके अंतिम चेहरे पे बैठे लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं जब आप हमारा साथ देंगे। और साथ देने के लिए हमें आपसे लाठी लेकर के हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को करें। बस जिस दिन वोट हो, 5 साल में एक दिन आपको अपना भविष्य तय करने का अवसर प्राप्त होता है। उस दिन पतंग चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने भविष्य को मजबूत करें, सुरक्षित करें। विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं आपके घर आटा तो पहुंचाने नहीं आ सकता, मैं आपके टूटी हुई दीवार में चिनाई करवाने नहीं आ सकता, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं आपको, अगर आपने ताकत दी तो उन चेहरों पे मुस्कान लाने का भरसक प्रयास जरूर करूंगा। कोई मां, कोई बहन ये सोच कर नहीं रोएगा कि कहीं फर्जी तरीके से कोई पुलिस ने हमारे बेटे को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। ये ताकत आपको दिलाऊंगा संविधान के द्वारा। संविधान ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं। और नतीजा यह होता है कि जब जी चाहता है सरकार के इशारे पर पुलिस अपना एक्शन लेती है और हम कमजोर लोगों पे दबाव डालना, जुल्म करना, फर्जी मुकदमों में